अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता कि एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शंस के लिए एक तारीख पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी जानिब दोनों फरीकैन की तरफ से मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है, जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान मादूम है। इसलिए ये मुज़ाकरात कम और कौम से मजाक ज्यादा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में जब भी कभी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो इस दौरान दोनों अतराफ से कुछ संजीदगी भी दिखाई दी गई। वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला कुछ देर के लिए थमा जरूर, पर इस बार सब कुछ मुख्तलिफ है। मुज़ाकरात के साथ दोनों अतराफ से मुसलसल सख्त बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। मौलाना फजलुर रहमान तो मुज़ाकरात पर सिरे से आमादा ही नहीं थे, लेकिन अब नून लीग की अक्सरियत भी इन मुज़ाकरात से नाला है और नित नए बयानात दे रही है, जिससे ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले खत्म होते दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के जोश में इमरान खान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनकी तरफ से मुफाहमाना तर्ज़ अमल दिखाई नहीं देता है। उनका मतम नज़र इक़्तिदार है। इंतखाबात को वो इक़्तिदार से हासिल करने के हथकंडे के तौर पर देखते हैं और अपनी मकबूलियत को भी दलील के तौर पर इस्तेमाल करके मौजूदा हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह वो इक़्तिदार दोबारा हासिल कर लें। इस सफ़र में जो उनका साथ दे वो कौम का मोहसिन और आइन का रखवाला है, और जो इस तरीक़ाकार की मुखालिफत करे या इमरान खान की मुहिम जोई को कामयाब कराने में मुआवनत से गुरेज करे, उसे साजिशी और कौमी मफाद का दुश्मन करार दिया जाता है। और अब दौरान मुज़ाकरात ही उन्होंने नई से नई शराइत भी रखना शुरू कर दी हैं। इमरान खान के मुताबिक हुकूमत अगर 14 मई तक कौमी और दीगर असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करती है, तभी एक ही दिन में आम इंतखाबात के सवाल पर बात हो सकती है। बसूरत दीगर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। आज उन्होंने यौम मजदूर रैली में शिरकत के वक्त भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजुक माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, हमारा मुल्क सड़कों पर होने वाली बड़ी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकेगा। किसी गलत फहमी में ना रहे। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये हमारा हक है, ये हमारा आइनी हक है। और अगर इसके ऊपर ये नामुत्तफिक हुए, अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट को डिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। अब इमरान खान का ये तर्ज अमल इन मुज़ाकरात को कौम से मजाक बना रहा है, जिस पर आज मरियम नवाज भी खूब गर्जी बरसी हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान के तमाम हरबे नाकाम हुए तो नई जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट इसको बचाने आ गई है। कुछ नए चेहरे आगे आए। तमाम हरबे नाकाम हुए तो 3 रुकनी बेंच आ गया। नवाज शरीफ ना खाता है ना इनको खाने देता है। मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे। ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। मरियम नवाज ने आज जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट की इस्तिलाह मुतारिफ कराई है। सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप इन मुज़ाकरात को लेकर अब हाम का शिकार है और इस बारे में पूरे शद्दोमत से बयानबाजी कर रही है, जिससे ये मुज़ाकरात अंजाम को पहुंचते दिखाई नहीं देते हैं। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा जैसे कलीदी होते पर बराजमान है, उनके मुताबिक ये मुज़ाकरात तो तमाम हुज्जत कर रहा है। जावेद लतीफ़ तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, पेट्रोल बम फेंकने वालों और आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। कि क़यादत बशमूल शाहिद खान अब्बासी इस बारे में क्या ख्याल रखती है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो है 180 जो है जिनके नाम जिनके दस्तखत जो है वो हमने ट्विटर के ऊपर पब्लिश भी कर दिए हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया है। अब अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में अगर इस इंतशार पसंद इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। जो 2015 से नवाज शरीफ के खिलाफ, कौमी मोहसिन के खिलाफ साजिश हो रही थी, आप उस मुजरिम के साथ कंप्रोमाइज करोगे। कौम यह मुतालबा करती है कि अदारे जिन जिन अदारों से
ये साजिश होती थी, जो जो लोग करते थे उन लोगों को कटहरे में लाएं। लीगी रहनुमाओं के इन स्टेटमेंट्स पर वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, उनको भी तशवीश लाहक है। वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मैं आज डार साहब से सवाल करता हूं, एक तरफ सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, आपको नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है और आप मेज पर बैठे हैं। मुझे ये समझाइए, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है, मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? पीडीएम का हिस्सा है तो क्या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर नहीं है? अगर है तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? अब इन मुज़ाकरात को लेकर सवालात तो बहुत सारे हैं। सादा सा सवाल यह है कि मुज़ाकरात का आखिरी रोज जुमे के रोज हुआ था, जिसके बाद फैसला हुआ कि तीसरी नशस्त मंगल को होगी, अगला दौर तब होगा। या सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुज़ाकरात के दौरान इतना लंबा गैप डाला गया, इतना लंबा वक्फा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क सिर्फ इस वजह से साकित है कि सियासत अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में नहीं हो सकता। मुल्क को इस कशमकश से निकालने की बजाय छुट्टियां एंजॉय करना ज्यादा जरूरी था। क्या यह वक्फा सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया है? कल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी 8 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। हुकूमत ने भी बुध के रोज तय करदा जो असेंबली इजलास है वो मंगल को तलब कर लिया है। अगर पिछले पैटर्न को देखा जाए तो इससे वाज़े महसूस होता है कि अगर अदालत में इस बिल के खिलाफ कोई फैसला आया तो पार्लियामान के जरिए इस फैसले को मुतफ़िका तौर पर रोका जाएगा। इसी दौरान जब मुज़ाकरात की हतमी नशस्त भी होगी तो लामहला इस सब का असर भी इस पर पड़ेगा कि अदालत अगर पूछती है तो अदालत को कह दिया जाएगा कि अभी तो हमारी मुज़ाकरात रिज्यूम हो गए हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त अमीर जमात पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि इन मुज़ाकरात को लेके इस प्रोसेस को बड़े करीब से आप देख रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व भी हैं, आप चाहते हैं कि मामलात मफाहमाना तर्ज अमल से और सुलहजुई से हल हो जाए। क्या ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए? नहीं, इसका तो मंगल को दिन भी मुकर्रर है और वक़्त भी आपस में तय किया है। ये जो मंगल के दिन तक इसको मुलतवी किया गया, इसमें भी मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। ये दरमियान में जो हफ्ते और इतवार की और पीर की छुट्टी आ गई, ये जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं दोनों फरीकैन में, कितने मजदूर हैं, कितने लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं कि जिनको छुट्टी चाहिए थी, ये तो फौरी तौर पे हो जाने चाहिए थे। तो ये जो रखना डाला जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बड़ा क्विकली मुज़ाकरात की तरफ इन 3 रोज़ में भी बढ़ा जा सकता था, पेशरफ्त हो सकती थी? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मुज़ाकरात ही सिर्फ एक काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। फिर पार्टियों के अंदर भी ज़ाहिर मुशावरत होती है, गरम नरम और प्लस माइनस हर तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए उन्होंने दरमियान में कुछ वक्फा ज़रूरी समझा होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम तो मेरा ख्याल है ताख़ीर के लिए कोई वक्त मौजूद नहीं है। और फिर जो बयानात में खासी सख्ती आ गई है दोनों तरफ से, इमरान खान साहब ने तो बसूरत दीगर मार्च की धमकी भी दे दी और कहते हैं कि 14 मई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें वरना मार्च होगा। और फिर उधर से भी नवाज शरीफ साहब स्कूल ऑफ थॉट जो है और मरीम नवाज साहिबा ने भी आज खासी गर्मा गर्म तकरीर की है। तो ये बयानात की शिद्दत तो बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक है या मुज़ाकरात के कामयाब होने के चांसेस बड़े कम हैं। देखिए, इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब इलेक्शन कब हो इसके लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि अपना अपना मौक़िफ़ है, तलखियाँ भी हैं, इसलिए कि तवील अरसे तक एक दूसरे को गालियाँ गलोच ये लोग देते रहें, हम रहेंगे या वो रहेंगे, इस तरह ऐलानात होते रहते हैं। और सियासत अब एक ज़ाती दुश्मनी में इन लोगों ने तब्दील की है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि जुलाई में इलेक्शंस कराए जाएँ, और अगर जुलाई में इलेक्शंस होंगे तो यकीनन मई में असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करना पड़ेगा। हुकूमत ये कहती है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकती कि जून में बजट पेश करना है, और फिर IMF के साथ मामलात भी दे आर हैंगिंग इन द एयर, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तो आपके नज़दीक फिर ये म्यूचुअल विन विन या मिडल ऑफ द रोड सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, अगर मुल्क अज़ीज़ है, कौम अज़ीज़ है, कौम के मफादात अज़ीज़ है और गरीब आवाम को इस दलदल से निकालने का कोई फ़िक्र और एहसास है तो ज़रूर एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बजाय सिर्फ ज़ाती या पार्टी मफादात ही है
तो फिर ज़ाहिर है लड़ना ही है। हमने एक रोड मैप तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि हुज्जाज कराम वापस आ जाए। ज़ाहिर है जुलाई और अगस्त का आसपास का अरसा बनता है, तो सब के लिए काबिल कबूल और हज़म करने वाली चीज़ बन सकती है। ये जो अगस्त का महीना है ये हुकूमत के लिए काबिल कबूल तो दिखाई नहीं देता। देखिए फ़िलवक़्त तो चूँकि हर चीज़ एक इब्तदाई स्टेज में है और हर सियासी जमात का भी अपना अपना एक मौक़िफ़ है, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मौक़िफ़ और डिसीजन मौजूद है 14 मई का, फिर इलेक्शन कमीशन का अपना एक डेट मौजूद है 8 अक्टूबर का। तो इस दौरान अगर बातचीत जारी है तो ज़ाहिर है लोग तो एक पेज पर तो नहीं है, मुख्तलिफुल ख्याल तो है। तो इसलिए अब आपकी तरफ से ये बात कि ये डेडलॉक है या ख़त्म हो जाएंगे या नहीं होंगे क़बल अज़ वक़्त है, चलने दे, देखा जाएगा। देखिए ना, बड़ा टेक्निकली मंगल तक इंतखाबात को डिले किया गया कि मंगल को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे बात होगी। जब कोर्ट पूछेगी कि मुज़ाकरात का क्या बना तो वो कहेंगे ठीक है आज से रिज्यूम हो रहे हैं, तो कोर्ट को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। नहीं, कोर्ट को सियासी ट्रक की बत्ती के पीछे कौन लगा सकता है, लेकिन ख़ुद कोर्ट ने भी एक तारीख़ तय किया था तो सियासी जमातों को तो नहीं बुलाया था। इलेक्शन कमीशन ने भी एक तारीख़ दिया था, उन्होंने भी सियासी जमातों से मुशावरत तो नहीं की। अगर कोर्ट ने ही डेट दिया है कि चले आप लोग आपस में मिलकर बैठे, तो ये तो कोई बटन नहीं है कि दबाएं और फौरी तौर पर एक बल्ब ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। ज़ाहिर है माइंड बनाना और स्पेस देना एक दूसरे को सुनना, इसमें ज़रूर वक़्त लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ये चांस दिया है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ने मजबूर किया है, उन्होंने ख़ुद ये चांस दिया है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें, जो अच्छी बात है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग सिराजुल हक साहब, कोर्ट तो 15 मई को भी यही कह रही होगी कि इंतखाबात 14 मई को ही होंगे, और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले एक तकरीर की, वो कहती है कि ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की एक कॉनोटेशन उन्होंने इस्तेमाल की है। उसको लेके सितंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ होनी हैं। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट भी आ रही है, तो इसको लेके मुझे तो लगता है यहाँ पे और बाती नज़र में तो डेडलॉक रहेगा, क्योंकि सितंबर से पहले तो हुकूमत मुतामिल नहीं हो सकती कि इलेक्शंस कराएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सहूलतकारी हो रही है कोर्ट से इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। भैया अब तो पाकिस्तान में रहते हैं, ये सियासी जमातें तो यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके मर्ज़ी के मुताबिक चले, इलेक्शन कमीशन भी उसके मर्ज़ी के मुताबिक चले और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके मर्ज़ी के मुताबिक चले। इसके लिए वो प्रेशराइज़ भी करते हैं, जलसी जुलूसों में बात भी करते हैं। लेकिन अफसोसनाक है ये माहौल कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिटायर होने, एक आर्मी चीफ के आने जाने और एक इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर सारा निज़ाम चल रहा हो, इसका मतलब ये है ना कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो किसी कायदे, कानून, आईन, ज़ाबिते के मुताबिक नहीं है, अफराद के गिर्द घूमती है या ख़ानदान के गिर्द। और यही वो बुनियादी वजह है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखिए इलेक्शंस को लेके सिराजुल हक साहब, रूल्स ऑफ द गेम तय करने के लिए तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठना पड़ेगा, एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। उसको आप इमरानी मुआहदा कह लें और या ग्रैंड नेशनल डायलॉग कह लें, कुछ भी हो। अभी तो दो फरीकैन के माबैन ये डायलॉग तोड़ चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है मुल्क में? हाँ देखिए, ये उस वक़्त होना चाहिए था ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया तो सबको बुलाना चाहिए था, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख़ तय किया था तो सबको बुलाना चाहिए था। अब आप देखते हैं कि एक तरफ PDM है, उसमें भी 13 जमातें हैं, दूसरी तरफ PTI है, वो भी एक मुख्तलिफ़ छोटे बड़े जमातों का एक इत्तेहाद है, तीसरी तरफ जमात इस्लामी है। तो एक तारीख़ वो है जो PTI को पसंद है 14 मई, और एक मौक़िफ़ वो है जो PDM की तरफ से आया है, एक वो है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रोड मैप पेश किया है। ज़ाहिर है हम तो सियासत में और मज़हब में इंतहा पसंदी के कायल नहीं है, दलील के कायल है और सब्र और इस्तिक़ामत और दूसरों को सुनने कायल करने के कायल है। इसलिए
हमने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में एक रोड मैप तो पेश किया। अब अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर एक मौक़िफ़ PTI का है, एक मौक़िफ़ PDM का है और एक मौक़िफ़ दरमियान में जमात इस्लामी का है, जिसको उस वक़्त हमारे चीफ जस्टिस ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ ये भी एक माकूल तारीख़ है। सिराजुल हक साहब, आपने तो PTI को बावर कराया कि आप तो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर आके मुलाकात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं, PTI से मिले हैं। अभी एज ऑफ नाउ PTI ने आपसे कोई रब्ता किया या आप तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते में हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ भी आपके किरदार को शक भरी नज़र से देख रही। जी, हम दोनों के साथ यानी राबते में हैं, उनसे हेलो भी कायम है, बातचीत भी हो रही है, टेलीफोन पे राबती भी है। लेकिन ज़ाहिर है इतना शदीद पोलराइजेशन है, जहरीली पोलराइजेशन मैं कहूँगा, कि गाली गलोच और एक दूसरे को तबाह करना, बर्बाद करना, सियासत तो बहुत पीछे रह गई। फिर यह है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात किसी नज़रिए पर तो नहीं है, न किसी कश्मीर की आज़ादी पर है, न किसी मईशत की बेहतरी पर है, न IMF और वर्ल्ड बैंक से ग़ुलामी के ख़ात्मे और निजात पे हैं, न डॉक्टर आपिया के वापस लाने पर है। 100% जो इनके इख्तिलाफ़ात है वो पार्टी मफादात या ज़ाती मफादात की बुनियाद पर है। तो मेज़ पर बैठाने के लिए, इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जमात इस्लामी क्या रोल प्ले कर रही है, और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो जमात इस्लामी ने बुलानी थी उसका क्या बना अभी तक? बस वो तो हम इसलिए चाहते हैं ना कि जो इस वक्त मुज़ाकरात का अमल शुरू हो, तो वो तो शुरू ही हो गया। बाकी हम इतना ही चाहते थे कि चूँकि एक हुकूमत में है और एक लिहाज से PTI भी हुकूमत में है, इसलिए कि सदर पाकिस्तान तो अब भी उनका है और वज़ीर-ए-आज़म PDM का है, वज़ीर ख़ारिजा पीपल्स पार्टी का है, तो हमारे अलावा सब लोग माशाल्लाह इस वक्त हुकूमत में है। तो हम ये चाहते थे कि पहले मरहले में इनके आपस में डेडलॉक ख़त्म हो और आपस में गुफ्त शनीद हो, तो वो चल पड़ा है, वो यानी सिलसिला शुरू हुआ है। अब यह है कि तीसरा दौर भी हो जाए तो हम यही तवक्को रखते हैं कि पार्टी मफादात, नज़रियात, प्रोग्राम अपना अपना, बस सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन डेट पर एक इत्तेफाक बन जाए, और वो भी तभी मुमकिन है कि जब लोग अपने सुर्ख लकीर को छोड़कर थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटे। ऐसा होता हुआ एज ऑफ नाउ तो दिखाई नहीं दे रहा ना। देखिए, इलेक्शन डेट के ऊपर कंसेंसस कराना ही तो बुनियादी एजेंडा है, वही हो नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई कह रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू नहीं किया है। प्रैक्टिकली तो 14 मई को भी इंतखाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात भी नाकाम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वो डेडलाइन भी गुजर जाती है, तो फिर क्या देख रहे हैं आप मुल्क के अंदर? मुल्क में एनार्की होगी, क्योस होगा, इंतशार होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगी, तौहीन अदालत करेगी, क्या करेगी? आप सर तो यानी अगर आप कोई लंदन का सहाफ़ी मुझसे पूछता तो मैं ज़रूर जवाब देता कि मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन आप तो पाकिस्तानी हैं। अब 77 में मुज़ाकरात नाकाम हो गई तो क्या हुआ? 90 दिन के नाम पर ज़ियाउल हक़ साहब आए थे और फिर 11 साल उसने गुजारे। फिर 1997 में क्या हुआ? जब मुज़ाकरात नहीं हो सके कामयाब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दौर में, फिर क्या हुआ? फिर परवेज़ मुशर्रफ के सूरत में 10-11 साल माशाल्लाह हमने देखा भुगता। तो अगर अब भी ये लोग आपस में यानी किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो जाते हैं तो वक़्त तो हाथ से निकल जाएगा, और सबको एहसास करना चाहिए कि इसके बाद जो कुछ होगा वो अगर मद्देनज़र है तो बहुत अच्छा है, अगर मद्देनज़र नहीं है तो हम यही बताना चाहते हैं कि न सियासत रहेगी, न जमहूरियत रहेगी, न आपकी ये हुकूमतें रहेगी, बल्कि यहाँ बिल्कुल एक और मंजरनामा होगा। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो इन सियासतदानों को है, नुकसान किसको होगा? वो अवाम का होगा, इसलिए कि अवाम के लिए अब भी सांस लेना मुश्किल है और जीना भी मुश्किल है, बल्कि अब तो मरना भी मुश्किल है। महंगाई, बेरोज़गारी और उसके अलावा बेइंतहा बदअमनी, उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए कि कोई हुकूमत नहीं है। मरकज़ में एक हुकूमत है, सूबों में अबूरी हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें हैं, अप्रोचेबल नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं, कोई असम्बली नहीं है, कोई वज़ीर का दफ्तर मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है।
तो 100% नुकसान जो है वो आवाम का है। लास्टली एंड वेरी क्विकली सिराजुल हक साहब टुवर्ड्स द एंड, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मार्शल लॉ लग जाएगा। अब इमरान खान साहब तीसरा मार्च करने जा रहे हैं, यानी 2 मार्च वो पहले अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद कर चुके हैं, ये तीसरा मार्च होगा और फिर सड़कों के ऊपर होंगे लोग। इस हुकूमत के लिए क्या मैसेज है, इमरान खान साहब के लिए क्या है? देखिए लिए हुकूमत के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि इस वक्त जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से मुल्क को निकालने का सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म और उनकी टीम पर है। इसलिए जो आली ज़र्फ़ होता है वो झुक के मिलता है, जो जितना ज़िम्मेदार होता है उतना ही वो कुर्बानी देता है। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि मरकज़ और चारों सूबों में निगरान हुकूमतें हो और इलेक्शन का इनेकाद हो। बाकी जो मार्च की बात है तो हम तो कभी भी लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च के मुखालिफ नहीं, इसलिए कि आइन हर एक को इसका हक़ देता है। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि एक मार्च होता जो बिलावल साहब ने किया, एक मार्च होता जो इमरान खान ने भी किया, एक मार्च वो है जो महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने भी किया। तो ये तो होता रहता है, तो जमहूरियत का एक हिस्सा है और जलसा करना, जुलूस करना, रैली करना। लेकिन उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात पड़ेंगे गरीब आवाम पर और फ़ायदा होगा उन लोगों का जिसका हमेशा बिगाड़ में उनको फ़ायदा मिलता है। बस फिर जाते जाते ये भी बता दें कि इलेक्शंस इसी साल हो जाएंगे या मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इस साल भी इलेक्शंस नहीं होंगे? बिल्कुल 2023 में इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। इलेक्शन वाहिद ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो मुल्क में किसी दूसरी कुव्वत को सर उठाने का मौका मिलेगा जिसमें नुकसान आम आदमी का होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब में टिकटों की तकसीम का मामला खासा संगीन हो गया है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ अभी टिकट छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं, वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो उसे ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। वजन जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम हो जाओ तो मेरे लिए हो जाओ, तुम होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। इस ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू और इस ऑडियो लीक के किरदार अब किसी से ढके छुपे नहीं है। मेरिट, कानून की बालादस्ती और इंसाफ सबके लिए नारा बुलंद करने वाली पार्टी तहरीक इंसाफ एक के बाद एक स्कैंडल्स की जद में है। इस पार्टी में पैसों के एवज पैराशूटर्स को टिकट देने की बाज़गश्त पिछले चंद माह से सुनाई दे रही थी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक ने मामले को इस कदर मशकूक बना दिया है कि खुद पीटीआई सख्ते में आ गई है। इस ऑडियो में नजम साकिब को अबूजर चद्दर के साथ पीटीआई टिकट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए और बाद में एक और ऑडियो में इस टिकट के एवज पैसों के लेन देन के हवाले से गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। इस ऑडियो के लीक होने से कबल भी जमान पार्क में टिकट्स को लेकर तनाजात थे। भूख हड़ताली कैंप से लेकर कारकुनान की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे थे, जिस पर पीटीआई की लीडरशिप इस कदर कंफ्यूज थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले पर बेशतर हल्के अब ओपन करके छोड़ दिए हैं कि टिकट किसको देने हैं, कि ओपन कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे, जो वहां से जीतेगा अल्टीमेटली पार्टी उसको ओन कर लेगी। इस सारे मामले को लेकर खुद मरियम नवाज साहिबा ने आज खासी तनकीद की। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं।
नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला। आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी। उसका बेटा कह रहा है कि किसी को टिकट के लिए अप्लाई किया है, पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1 करोड़ 20 लाख से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चोर का बेटा चोर। तो आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है, साकिब निसार साहब बताओ, अगर एक टिकट के तुम 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया, मुझे बताओ। आज ज़बान पाक के बाहर इस वक्त भूख हड़ताली कैंप जारी है और वकास महमूद मान साहब जो PP 147 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट की ख्वाहिशमंद है, वो इस कैंप में मौजूद है, इस कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। वकास महमूद मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कायद के घर के बाहर, ज़बान पाक के बाहर भूख हड़ताली कैंप, नौबत भूख हड़ताल तक कैसे आ गई सर? एक्चुअली हमें बोला गया था कि सबके इंटरव्यूज होंगे, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज नहीं हुए। इस हल्के से हम 4 उम्मीदवार थे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया पीटीआई के टिकट के लिए। हम में से किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। हम रिव्यू में गए, रिव्यू में भी हमें नहीं सुना गया। तो मैं कोई और चारा नहीं था, तो आई वेंट टू ज़मान पाक एंड आई सैट देयर और मैंने हंगर स्ट्राइक की और खान साहब से यही इल्तिजा की, वो हमारे लीडर हैं, कि हमें सुना जाए और सुनने के बाद आप फैसला करें। हमें नहीं पता कि जिस बंदे को टिकट दिया गया वो किन लोगों ने दिया और किस बेस पे फैसला हुआ। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमें सुना जाए। नहीं तो जिस बंदे को आपके हल्के से टिकट दिया गया है, आप उनको जानते हैं या पार्टी के लिए उनकी वर्किंग या वहां के लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कोई वर्किंग है? मैं बिल्कुल जानता हूँ जी। मैंने आपको एक आपके प्रोड्यूसर को एक सर्वे भी भेजा, जो उस बंदे ने एक फेक सर्वे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनाया और वो पार्टी को दिखाया कि उस सर्वे के मुताबिक वो बहुत पॉपुलर है। वो एक जिस कंपनी से उसने सर्वे करवाया या फेक बनवाया, वो बिल्कुल भी कोई क्रेडिबल कंपनी नहीं है। जो पिछला इलेक्शन था उसमें ये बंदा MNA का कैंडिडेट था हमारी पार्टी से, 32,000 वोटों से हारा और अपने नीचे PTI के MPA के खिलाफ नून लीग के बंदे के साथ साजबाज कर लिया। तो एक ऐसा बंदा कि जो पार्टी के साथ लॉयल नहीं है। वैसे वकास महमूद मान साहब, आप बड़े सादा है, आपको क्या लगता है कि इस सर्वे की बेसिस पे इंसाफ को टिकट दे दिया होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी। मैंने ये कहा कि एक ऐसा बंदा जिसने पार्टी को डिसीव किया, उसको टिकट मिल गया और बाकी लोगों को नहीं सुना गया। मैं दैट आई एग्री, मैं मुझे बिल्कुल समझ आ गई, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके नजदीक क्या क्वालिफिकेशन थी जिसकी बेसिस के ऊपर इनको टिकट मिल गया? मेरे नजदीक उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक्स चीफ सेक्रेटरी सलमान खलील के बेटे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी सिफारिश हुई है कहीं से, कोई इंटरफेरेंस हुआ है? अब नो आइडिया सर, हमें तो सुना नहीं गया। मुझे नहीं पता ये फैसला कहाँ पे हुआ, किस तरह हुआ, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि खान साहब ने जो हमें बोला था, और हम हर जगह पहुंचे हैं, चाहे वो ज़मान पाक था, चाहे वो 25 मई था, हमने हर जगह डंडे खाए हैं और हम आज भी खान साहब के साथ हैं, उनके जाले हैं। तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो सकी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारे इंटरव्यूज नहीं हुए। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, आपने उसको मीट नहीं किया इमरान खान साहब तक पहुंचने के लिए? हमें जो पता है वो ये है कि जो बताया गया है कि PP1 से लेके PP113 तक इंटरव्यूज हुए और उसके बाद शायद उनके पास टाइम नहीं था, टाइम थोड़ा था, तो बाकी जो जितने हल्के हैं उनमें इंटरव्यूज नहीं हुए। लेकिन उसके अलावा हमारे किसी और सतह पे भी नहीं हुए, बोर्ड ने भी इंटरव्यू नहीं किए। तो हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें, आप हमारे इंटरव्यूज करें, उसके बाद बिल्कुल ठीक बात है, जिसको भी दें। मुझे लास्टली मान साहब ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि नीचे कुछ लोग हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए भी कुछ ऑफर करते हैं कि आप ये दें, कोई नजर न्याज हो तो उसके बाद इमरान खान तक रसाई हो जाएगी और उसके बाद टिकट का मामला है। और फिर ऑडियोज तो आई हैं जिसमें एजाज चौधरी साहब से भी कुछ लोग करोड़ों की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। सर टू बी ऑनेस्ट, मैं ये जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह हमने भी ये बातें सुनी हैं, मीडिया से सुनी है। मैं आई विटनेस नहीं हूँ किसी चीज़ का। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जो 2018 में यूके में रहता था और खान साहब को सिर्फ वोट करने पाकिस्तान आया था,
और उसके बाद यहाँ पे रह गया। खान साहब के विजन के मुताबिक मैंने भी बाहर कमाया, बाहर पढ़ा और यहाँ पे पाकिस्तान में खिदमत करने आ गया लोगों की। तो सिर्फ यही इसी नजरिए से आया और खान साहब से यही एक्सपेक्ट करता हूँ, पीटीआई से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें सुना जाए। आप हमारा पोर्टफोलियो, हमारा सीवी भी देख लें, उसके बाद आप जो भी डिसाइड करें हमें मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त के लिए। वकास महमूद मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो सका, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपने सुनी है, और क्या हो रहा है, किस तरह की एम्बेजलमेंट्स है, वो सब देख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यौम मजदूर है जी, आज बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज यकम मई यानी यौम मजदूर, और इस दिन पर मुझे जिक्र करना है एक ऐसे मजदूर का जिसका रोजगार कलम से वाबस्ता है, जिसकी मता कलम है। और यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ सहाफ़ियों का। पाकिस्तान जैसे ममालिक में सहाफ़ियों के लिए खतरात बाकी दुनिया से कहीं ज़्यादा हैं, और लाख बयानात के बाद अमली इकदामात ना होने के बायस ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान सहाफ़ियों, मीडिया प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ धमकी और हमलों के कम अज़ कम 140 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो सालाना बुनियादों पर 60% इजाफा करते हैं। फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से तैयार करदा पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़त के लिए सबसे ज़्यादा खतरे वाली जगह इस्लामाबाद है, जहाँ पर 40% खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। पंजाब दूसरी बदतरीन जगह है, जहां 35% खिलाफ वर्जियों के केसेस, जबकि सिंध में 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी 23%। और मई 2022 से मार्च 2023 के दरमियान हमलों की तादाद 63% बढ़कर 140 हो गई है। यानी पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो बड़ी पुरखार है, वो कांटों भरी गुज़रगाह है, और कुछ इलाज इसका भी गरा है कि नहीं। मुझे प्रोग्राम में वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।